हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5 वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत चल रहा है, जिसमें हम ऑलमोस्ट अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके बीच में मैं इसलिए छोड़ देती हूँ जिससे कि वो आपको लास्ट में समझा सको और वो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े टफ है, इनको समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे रोगों के बारे में। जो मनुष्य में रोग उत्पन्न हो जाते हैं गुणसूत्रों की कमी के कारण, गुणसूत्रों की संख्या की ज़्यादा के कारण। तो कल हमने कुछ रोग ऐसे ही पढ़े थे कि मानने में जो आनुवांशिक अनियमितता होती है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमंस में, वो किसके द्वारा होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि वो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा हो रहा था, और कुछ रोग हो रहे थे लैंगिक गुणसूत्रों की वो गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा। दैहिक गुणसूत्रों में जो हमने रोग पढ़े थे वो थे हमारे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, यानी और दूसरा था क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद हम टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, यानी कि इस टाइप के कुछ रोग हमने पढ़े थे अपने जो लिंग गुणसूत्र और दैहिक गुणसूत्र के कारण हमारी बॉडी में या फिर हम लोगों के बीच में ह्यूमंस में आ जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऐसे ही आज कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। वो गुणसूत्रों द्वारा हो रहे थे और ये जीन में परिवर्तन द्वारा होते हैं, लेकिन गुणसूत्र और जीन बात एक ही है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि गुणसूत्रों में दैहिक गुणसूत्रों द्वारा हो गए, लिंग गुणसूत्रों द्वारा हो गए। अब पढ़ते हैं जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। तो जीन में परिवर्तन द्वारा जो उत्पन्न रोग होते हैं वो होते हैं दो तरह के, अप्रभावी रूप से वंशागत और प्रभावी रूप से वंशागत। तो अप्रभावी रूप से जो वंशागत रोग होते हैं वो होते हैं रंजकहीनता, एल्क्रिप्टोन्यूरिया, फ्लाइनक्यूटोन्यूरिया, रुधिराणु और रक्ताल्पता। और जो प्रभावी रूप से वंशागत रोग होते हैं वो होते हैं बहुउंगलियों, जिसको बोलते हैं पैलीडैक्टिल। ठीक है, अब सबसे पहले इन रोगों के बारे में जानने से पहले, यानी कि सबसे पहला रोग है हमारा रंजकहीनता। रंजकहीनता के बारे में जानने से पहले हम जान लेंगे कि ये रोग होता किसकी कमी से है, यानी किस हार्मोन्स की कमी से होता है ये रोग। इनमें सभी में हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स हैं जिनकी कमी से ये रोग हो रहे हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या फिर कमी में कोई रोग नहीं हो रहा, इनमें हार्मोन्स की कमी या फिर अधिकता की वजह से ये रोग हो रहे हैं, जो भी जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं। तो सबसे पहले आता है मेलेनिन वर्णक, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पता होता है। अब आपने देखा होगा कि इस हमारे पूरे देश में, हमारी पूरी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं। यानी कि जो साउथ इंडियन लोग देखे तो आप वो काले होते हैं इस तरीके से। हमारे एरिया में लोग नॉर्मल मिलते हैं, यानी कि काले और सफ़ेद दोनों तरह के मिलते हैं। तो ये जो उनका रंग होता है ये होता किसकी वजह से है? तो ये जो उनका रंग होता है ये मेलेनिन जो वर्णक होता है इसकी वजह से होता है। अगर उनकी बॉडी में मेलेनिन वर्णक की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा काले हो जाते हैं, नॉर्मल रहता है तो वो सांवले रहते हैं, और कम रहता है तो वो लोग गोरे होते हैं। ठीक है, तो मेलेनिन के बारे में जानते हैं क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर का रंग, आंखों की पुतलियों का रंग, बालों का रंग, इसको निर्धारित करने के लिए शरीर में एक रंगा पदार्थ, यानी कि इसको रंगा पदार्थ बोलते हैं, जो हमारे रंग को डिफाइन करता है ह्यूमन बींग्स में, वर्णक का निर्माण होता है जिसे मेलेनिन कहते हैं। अब मेलेनिन वर्णक जो होता है, मेलेनिन वर्णक में जो निर्माण होता है वो होता है टायरोसिनेज एंजाइम का। जो टायरोसिनेज एंजाइम है, ये टायरोसिनेज एंजाइम प्रबल जीन द्वारा बनता है, क्योंकि चैप्टर्स हमारा चल रहा है वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। तो ये वंशागति से रिलेटेड सारे रोग हैं, और इनमें जो मेंडल ने अपने लक्षण, अपने प्रयोग बताए थे, अप्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण, वो भी यहाँ पे हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यानी कि जो प्रबल लक्षण होगा उसका क्या, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में आएगा और उसकी उपस्थिति क्या दर्शाएगी, और जो अप्रबल लक्षण होता है वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, उसकी उपस्थिति क्या दर्शाएगी। ठीक है, तो प्रबल और अप्रबल के बारे में आपको पता ही है कि जब प्रभावी जीन होता है कहीं भी उपस्थित तो अप्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो इन सारे रोगों में वही चीज हुई है कि जो प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन ने अगर अपना लक्षण प्रदर्शित किया है और वहां पे अप्रभावी जीन आ गया है, तो अप्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया। तो कुछ ह्यूमंस इस टाइप के होते हैं कि जो उनकी बॉडी में प्रभावी जीन ज़्यादा होते हैं तो अप्रभावी जीन उनकी बॉडी में अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिनमें अप्रभावी जीन की अनियमितता हो जाती है और प्रभावी जीन वहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है, जिस कारण ये सारे रोग उनको हो जाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में क्या होता है। जब ये मेलेनिन वर्णक जो होता है ये टायरोसिनेज एंजाइम द्वारा बनता है। टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है प्रबल जीन द्वारा बनता है। प्रबल जीन यानी कि कैपिटल है, ये तो हमें पता ही है कि प्रबल जीन्स जितने भी होते हैं उनको कैपिटल से डिनोट। अब जानते हैं कि रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म में होता क्या है। इस रोग में मेलेनिन न बनने के कारण,
यानी कि इस रोग जो जो रंजकहीनता वाले जो रोग होते हैं उनमें मेलेनिन नहीं बन पाता। मेलेनिन न बनने के कारण इस रोग से ग्रसित व्यक्ति त्वचा सफ़ेद हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी पुतलियाँ जो होती हैं, पुतलियाँ गुलाबी और लाल इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आरबीसी होती हैं वो अपना काम करना कभी नहीं छोड़ती। तो जो मेलेनिन जो होता है वो वहाँ निष्क्रिय हो जाता है आरबीसी के आगे, तो हमारी जो आंखें होती हैं उनमें आरबीसी सेल्स होती हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स, जिसकी वजह से जो उनका जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो रेड होता है। ठीक है, अब जानते हैं कारण क्या है इसमें। कारण इसका ये है कि जो अप्रभावी जीन है, यानी कि जो प्रबल जीन था हमारा कैपिटल ए, अप्रभावी जीन क्या होगा, स्मॉल ए होगा। स्मॉल जीन टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनने देता, यानी कि बॉडी में जो जो अप्रभावी जीन उपस्थित होता है वो टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनने देता, इसी कारण मेलेनिन का निर्माण नहीं हो पाता और यह रोग हो जाता है। यानी कि एक तरीके से देखते हैं, ये प्रभावी जीन से क्या होगा, टायरोसिनेज बनेगा, टायरोसिनेज से मेलेनिन बनेगा और मेलेनिन से सामान्य त्वचा हो जाएगी। ये क्या है, यहाँ पे एक प्रभावी लक्षण है, एक अप्रभावी लक्षण है, लेकिन प्रभावी लक्षण हमें पता ही है कि अप्रभावी लक्षणों को निष्क्रिय कर देता है जब दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रभावी लक्षण के कारण टायरोसिनेज बनेगा, मेलेनिन बनेगा और सामान्य त्वचा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही अप्रभावी लक्षण है। तो अप्रभावी लक्षण में क्या होगा कि टायरोसिनेज नहीं बनेगा, मेलेनिन भी नहीं बन पाएगा और त्वचा का रंग सामान्य से सफेद हो जाएगा। ठीक है, इस रोग का ये हो गया। अब जानते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक पुरुष है, पुरुष तो रंजकहीनता यानी कि एल्बिनिज्म से ग्रसित है, स्त्री जो है वो सामान्य है। तो अगर ये आपस में इन दोनों की शादी हो जाती है तो इनके जो बच्चे, इनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनमें ये रोग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो देखते हैं, पुरुष ले लिया हमने अप्रभावी जीन वाला, स्त्री हमारी प्रभावी जीन वाली हो गई। जब इनसे क्या बनेंगे, जीन क्या बनेंगे, जब इसमें अप्रभावी जीन है तो दोनों ही स्मॉल बनेंगे, और स्त्री में क्या है, इसमें एक प्रभावी एक अप्रभावी, तो यानी कि एक जीन प्रभावी हो गया और एक अप्रभावी हो गया। अब जब इनका आपस में हम संकरण कराएंगे, यानी कि इस ए का इससे कराएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए सामान्य बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी लक्षण जो है वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है और अप्रभावी को निष्क्रिय कर रहा है। अब ये वाला स्मॉल है, इस वाले स्मॉल ए से करेगा तो यहाँ पे सफ़ेद बनेगा क्योंकि दोनों ही अप्रभावी लक्षण है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला स्मॉल ए किससे कर रहा है, कैपिटल ए से कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक प्रबल लक्षण आ गया, एक अप्रबल लक्षण आ गया, यानी कि एक प्रभावी एक अप्रभावी, तो क्या हुआ, सामान्य। यानी कि हमारे 50% क्या हुए, 50% जो पीढ़ी बनेगी वो सामान्य होगी, क्योंकि स्त्री जो है वो प्रभावी लक्षण वाली है, यानी कि वो रंजकहीनता से ग्रसित नहीं है, और जो पुरुष है वो रंजकहीनता से ग्रसित है, इसलिए 50% क्या बनेंगे, रंजकहीन वाले रोगी पीढ़ी उत्पन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट रोग जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। अब इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें दो एंजाइम बनते हैं, एक होता है फिनाइल एलेनिन और दूसरा होता है टायरोसिन। अब क्या होता है कि इन दोनों का उपापचय यानी कि डाइजेशन होता रहता है। अब जब इनका उपापचय नहीं हो पाता, उपापचय के एक चरण में क्या होता है कि इनमें उपापचय जब हो जाएगा, यानी कि इनमें डाइजेशन होगा इन दोनों एंजाइम्स का, या फिर हार्मोन्स भी बोल सकते हैं हम इनको। तो जब इन दोनों हार्मोन्स का डाइजेशन होगा, उपापचय को डाइजेशन बोलते हैं। अगर उपापचय आपको वर्ड समझ में नहीं आता तो आप इसको डाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो जब डाइजेशन की उपस्थिति में, डाइजेशन के दो चरण होते हैं, अब एक चरण में क्या होगा कि एक चरण में होमोजेनेटिसिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जो होमोजेनेटिसिक अम्ल है वो भी प्रबल जीन द्वारा ही बनता है, यानी कि या तो बनेगा कैपिटल बी द्वारा या फिर एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल बी निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि यह प्रभावी है। ठीक है, तो इसी के द्वारा ही इसका विखंडन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जब अप्रभावी लक्षण होते हैं, अप्रभावी जीन जब इसमें आ जाता तो इसके द्वारा इसका विखंडन नहीं हो पाता, यानी इसका डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है और ये पैरों से जोड़ों तक सब जगह फैलता जाता है। अब जब प्रबल जीन की अनुपस्थिति के कारण इसका विखंडन नहीं हो पाएगा तो कुछ मनुष्यों में क्या होता है कि यह एंजाइम होमोजेनेटिसिक नहीं बन पाता, जिसके कारण सुना है कि उसको गठिया रोग हो गया। इसी कारण एल्केप्टोन्यूरिया जो रोग होता है उसी के कारण उन्हें गठिया रोग उत्पन्न होता है, यानी कि जो होमोजेनेटिसिक हार्मोन्स होता है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी के कारण उन्हें गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि रुधिर का स्राव जो होता है इसकी अनुपस्थिति के कारण जोड़ों में ठीक से नहीं हो पाता। वो बोलते हैं उनको दर्द है पैरों में, उनकी सूजन आ गई है, उनकी मसल्स इतनी मोटी हो गई हैं, तो उनको गठिया रोग हो जाता है वो, क्योंकि इसकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है होमोजेनेटिसिक की, क्योंकि जब इसका विखंडन ही नहीं हो पाएगा, इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा ठीक से, तो क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। मात्रा अधिक होने पर क्या होगा कि रोग ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि एन्केप्टोन्यूरिया रोग इस तरीके से वंशागत रोग होता है। ठीक है,
अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इस लक्षण का कैसे पता चलेगा कि इन लोगों को गठिया रोग हुआ है या फिर एल्केप्टोन्यूरिया रोग हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं उनका मूत्र का जो रंग होता है वो हवा के संपर्क में आने से काला हो जाता है। ठीक है, इस रोग का लक्षण है ये। अब आता है थर्ड हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल बनता है और उसका क्या होता है, उसी से टाइरोसिन नामक अम्ल में बदल जाता है। वो फिनाइल एलेनिन जो अम्ल होता है वो टाइरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और जब बदलने के बाद क्या होता है, बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन बनता है, जो हम नॉर्मल हमारी बॉडी होती है इसमें फिनाइल एलेनिन बनता है हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल, और जो टाइरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ये होता है हम नॉर्मल लोग होते हैं, यानी कि हम जो सामान्य वाली स्थिति वाले लोग होते हैं। लेकिन जो इस रोग से पीड़ित होते हैं फिनाइलोकीटोन्यूरिया, इस रोग में उनको फिनाइल एलेनिन तो बनता है लेकिन टाइरोसिन नामक अम्ल नहीं बनता। ये एंजाइम अनुपस्थित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो ऊतक तंत्र होता है उसका, उसमें फिनाइल एलेनिन के जमाव से अल्पबुद्धिता रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये भी वंशागत रोग है। अगर किसी के पेरेंट्स में सिंगल पेरेंट्स को भी ये रोग है तो बच्चे को पक्का ये रोग होगा। ठीक है, क्योंकि हम वंशागत रोग के बारे में पता कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसे रोग नहीं है कि आपका जन्म हो जाएगा, जन्म पे आप सामान्य स्थिति में आए थे, आपने एकदम फिट थे, उसके बाद आपको ये रोग उत्पन्न हो गए। नहीं, ये आपके जीन से आते हैं। ठीक है, अब ये रोग हो जाएगा क्योंकि अल्पबुद्धिता क्या होती है, कम माइंडेड लोग जो होते हैं। अब आता है फोर्थ, हसियाकार रोग या रुधिराणु रक्ताल्पता दात्र कोशिका रक्ततापता, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये रोग भी क्या होता है, ये रोग भी वंशागत होता है। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में रोगी को जब ऑक्सीजन की कमी होने पर, यानी कि हमारी आरबीसी सेल्स जो होती है वो इस टाइप की होती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स इस टाइप की होती है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में वो इस तरीके से सिकुड़ जाती हैं ये सेल्स, ये इस रोग की पहचान होती है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में जैसे रोगी होता है उसको पहले से ही कोई रुधिराणु रक्ताल्पता या दात्र कोशिका होती है उसको, तो वो हसियाकार में कैसे बदल जाता है। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में जब रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है, जो आरबीसी सेल्स का निर्माण करता है हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि इसकी आणविक संरचना में ये परिवर्तन आया है जो मैंने आपको बताया अभी, और परिवर्तन की वजह से आरबीसी गोल से हसियाकार हो जाती है, यानी कि इस शेप में बन जाती है। अब जब हम मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के बारे में, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में आप पढ़ा होगा आपने कि कुछ, और वैसे भी आपके बायो में हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि हसियाकार रोग जो होता है वो होता किस वजह से है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या बनता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में बनता है डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस रोग में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन से जीएजी जीन बनता है, जीएजी से बनता है सीटीसी, सीटीसी से फिर जीएजी बनेगा। तो जो जीएजी होता है उसकी 6th पोजीशन पर जो ग्लूटोनिक एसिड होता है वो उपस्थित होता है। यानी कि इस जो इस 6th पोजीशन पर अगर ग्लूटोनिक एसिड उपस्थित है तो इसका मतलब होता है कि ये रोग किसी की ये माने, यानी कि इस रोग से कोई ग्रसित नहीं है वो व्यक्ति जिसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटोनिक एसिड उपस्थित है। तो 6th पोजीशन ग्लूटोनिक एसिड उपस्थित होगा, ये एमआरएनए से होते हैं, यानी कि इस तरीके से जो मैसेंजर आरएनए होता है उस तरीके से परिवर्तन होता रहता है एंजाइम्स में। और फर्स्ट पोजीशन पर होता है वेलेनाइन। ठीक है, और जो 7th पोजीशन होता है उस पर भी ग्लूटोनिक एसिड उपस्थित होता है। ठीक है, वो तो जाना हमने नॉर्मल इंसान के बारे में कि जो नॉर्मल इंसान है जो उस रोग से ग्रसित नहीं है उसको हसियाकार रोग में वो नॉर्मल इंसान इस तरीके से होता है। अब जानते हैं सिकल सेल एनीमिया जिसको होता है, उसमें क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया वाला रोग होता है उसको होता है हीमोग्लोबिन एस, यानी कि ये अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण यानी कि इस तरीके से उसकी बॉडी में ये दोनों उपस्थित होंगे एच बी एस। जैसे जो प्रभावी लक्षण है HbA वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता, यानी कि इसको समयुग्मज भी बोल सकते हैं, ये समयुग्मज ही है, दोनों जीन समान हुए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पोजीशन उसमें क्या बन रहा था, उसमें जीएजी बन रहा था जीन, इस पे क्या होता है, इसमें जो ये एक जीन है ये परिवर्तित हो जाता है शुरू में ही। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बिंदु उत्परिवर्तन या फिर बिंदु म्यूटेशन भी बोलते हैं। ये एक जीन चेंज हो जाता है और इसी से सीएसी बनता है, वहाँ पे सीटीसी बन रहा था लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ सीएसी बनेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जीयूजी बनेगा, ग्लूटोनिक एसिड बनेगा यहाँ पे इस स्थिति पे, लेकिन यहाँ पे वेलेनाइन बन जाएगा। ग्लूटोनिक एसिड बनने की वजह वेलेनाइन 6th पोजीशन पे आ जाएगा और जो ग्लूटेनाइन है वो 7th पोजीशन पे पहुंच जाएगा ग्लूटोनिक एसिड। इसी कारण यानी कि ये इस पहचान होती है कि इसको ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है ये रोग।
और फर्स्ट पोजीशन पर भी वेलेनाइन ही होगा। ये प्रक्रिया कहलाती है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का मतलब जीन की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जो हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला जीन था उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन जब हो जाता है तो उसको एन क्षार में, यानी कि नाइट्रोजन क्षार में जब परिवर्तन आ जाए तो उसको बोलते हैं एक बिंदुत परिवर्तन। एक बिंदुत परिवर्तन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके एक ही जीन में, जो ये जीन है उसके एक हार्मोन्स में चेंज आ गया। ठीक है, अब जानते हैं वंशागति के बारे में कि वंशागति में किस तरीके से, यानी कि इसकी वंशागति किस तरीके से आपसे पूछ ली जाएगी, इसकी वंशागति बताइए, किस तरीके से आप बताएंगे कि वंशागति क्या होती है इसकी। तो वंशागति तो ये था हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इससे क्या बनेगा, इससे सामान्य स्थिति होगी, सामान्य स्थिति से अब दूसरा लेते हैं, सामान्य दूसरा हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, यानी कि एक प्रभावी एक अप्रभावी। इससे क्या होगा, इससे भी सामान्य ही बनेगी लेकिन कुछ आरबीसी सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो ये है एच बी सी एस ये दोनों ही अप्रभावी लक्षण, तो इससे जब ये अप्रभावी जीन बॉडी में उपस्थित होगा तो क्या होगा, रोगी इस रोग से ग्रसित हो जाएगा, यानी कि हस्याकार रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। एक हमने ले लिया सामान्य पुरुष, उसकी शादी कराते हैं विषम जीनी स्त्री से, यानी कि संयुग्मजी सामान्य पुरुष की शादी करा दी विषम जीनी स्त्री से। तो सामान्य पुरुष में क्या होंगे, हीमोग्लोबिन ए ये उपस्थित होगा, और विषम जीनी स्त्री में हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, यानी कि एक प्रभावी एक अप्रभावी लक्षण उपस्थित होगा। ठीक है, इनसे क्या जीन बनेंगे, इससे हीमोग्लोबिन ए बनेगा, इससे हीमोग्लोबिन ए बनेगा, इससे हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस बनेगा। अब इससे कराते हैं हम, इस जीन की इससे कराएंगे तो हीमोग्लोबिन ए बनेगा। अब इस जीन की इससे करा दी तो हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस बनेगा। अब इस जीन की हम इससे कराते हैं या फिर इस जीन की इससे करा दे तो हीमोग्लोबिन ए और इसकी इससे कराते तो हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस बनेगा, यानी कि 50% सामान्य बनेंगे और 50% बनेंगे वाहक। ठीक है, ये हो गया आपका इस चैप्टर के बारे में। अभी इसके कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, एक दो, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।